नमस्कार डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किशन साइंस क्लासेज में। आज हम जनन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जनन क्या होता है। यदि कोई सजीव अपने ही समान जो संतान उत्पन्न करता है और उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जनन। तो लिखेंगे सजीवों द्वारा अपने ही समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अब बताओ जनन की आवश्यकता क्यों होती है भाई। तो देखिए, यदि मान लो कोई भी सजीव संसार में जनन क्रिया नहीं करे तो उस जाति का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए सजीव जनन करते हैं। तो हम लिख सकते हैं अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। अब देखिए, सजीवों में दो प्रकार के जनन पाए जाते हैं, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। तो हम लिख सकते हैं भाई, सजीवों में दो प्रकार के जनन पाए जाते हैं। एक हो गया अपना कौन सा जनन भाई, लैंगिक जनन, और दूसरा हो गया अपना कौन सा भाई, अलैंगिक जनन। तो देखिए, लैंगिक जनन जिसमें नर व मादा दो जीव मिलकर जनन करते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में एक जीव ही जनन करता है। जैसे अमीबा में द्विखंडन, वो खुद दो खंडों में टूट जाता है और जनन क्रिया करता है। तो अमीबा में अगला हो गया पैरामीशियम में, यीस्ट में, हाइड्रा में, ये जो भी जनन पाया जाता है वो कौन से जनन का उदाहरण है भाई, अलैंगिक जनन का उदाहरण है। अब देखिए, मनुष्यों में या मानव में कौन सा जनन पाया जाता है। तो मानव में स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर जनन क्रिया करते हैं। तो मनुष्यों में लैंगिक जनन पाया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी बहुत सी बार पूछा जाता है बोर्ड क्लास में या कंपटीशन क्लास में कि मानव में कौन सा जनन पाया जाता है। तो मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। अब देखिए, जो जनन क्रिया है वो जन्म से तो प्रारंभ होती नहीं, एक निश्चित अवस्था होती है जहां से कुछ हमारे शरीर में, सजीवों के शरीर में या मानव के शरीर में परिवर्तन होते हैं। उस अवस्था को बोलते हैं यौवनारंभ। तो जिस अवस्था में या उम्र में जनन अंगों का विकास होता है उसे यौवनारंभ कहते हैं। अब देखो, ये महिलाओं और यानी कि लड़के और लड़कियों में अलग अलग समय होता है। लड़कियों में जो यौवनारंभ है वो कुछ समय पहले आ जाता है लड़कों की तुलना में। तो लिखेंगे लड़कियों में यौवनारंभ 12 से 14 वर्ष की उम्र में होता है, जबकि लड़कों में
यौनारंभ 13 से 15 वर्ष की उम्र में होता है। और देखो दोनों में, लड़के और लड़कियों दोनों में, लड़के व लड़कियां दोनों में परिपक्वता 18 से 19 वर्ष की उम्र में आती है भाई। अब देखिए यौनारंभ में हमारे शरीर में या लड़कों के शरीर में और लड़कियों के शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहा जाता है। तो लिखेंगे यौनारंभ में दृष्टिगोचर होने वाले लक्षण। तो देखो सबसे पहले लड़कों में क्या क्या भाई लक्षण होते हैं। तो देखो आवाज भारी हो जाती है लड़कों की इस उम्र में, तो आवाज भारी होना, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना, त्वचा तेलीय होना, शिश्न का ऊर्ध्व होना, काखों व जंघाओं के आसपास बाल आना, ये सारे के सारे लक्षण लड़कों में पाए जाते हैं। अब देखिए लड़कियों में भाई कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो देखो लड़कियों में देखो आवाज का पतली होना, रजोधर्म की शुरुआत होना, स्तनों का आकार बढ़ना, काखों व जंघाओं के आसपास बाल आना। अब देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं नर जनन तंत्र के बारे में। तो देखिए बहुत सी बार कंपटीशन में नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र का सीधा क्वेश्चन आता है भाई, 10th बोर्ड में और 12th की बोर्ड में भी आता है। तो देखिए नर जनन तंत्र, तो देखो नर जनन तंत्र के भाग हो गए शिश्न, मूत्रमार्ग, शुक्रवाहिनी, मूत्राशय, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, अधिवर्षण, वर्षण और वर्षण कोश। तो देखेंगे नर जनन तंत्र, तो देखो इसे दो भागों में बांटा जा सकता है भाई। एक तो हो गया प्राथमिक जनन अंग, तो देखो नर में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और मादा में अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो वे अंग जो शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं वो नर जनन तंत्र के कौन से अंग कहलाते हैं भाई, प्राथमिक जनन अंग कहलाते हैं। और शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है भाई, वर्षण में होता है। तो हम लिख सकते हैं यहां वर्षण, वर्षण लिखेंगे। नर जनन तंत्र में प्राथमिक जनन अंग के रूप में दो वर्षण अर्थात एक जोड़ी वर्षण
होते हैं ये वर्षण कोश में सुरक्षित रहते हैं। ये उदर गुहा के बाहर लटके हुए रहते हैं। अब देखो इनका कार्य क्या है भाई। जो वर्षण है इसके दो कार्य है। पहला तो किसका निर्माण करते हैं ये भाई, शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। दूसरा देखो इनका एक भाग है अधिवर्षण, ये अंतःस्रावी के रूप में कार्य करते हैं। तो देखो दूसरा कार्य है अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करते हैं। बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर जनन हार्मोन का नाम बताइए, तो नर जनन हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये प्राथमिक जनन अंग है। अब द्वितीय जनन अंग, तो प्राथमिक जनन अंगों को छोड़कर जितने भी अंग बच गए उन सबको क्या बोलते हैं अपन, द्वितीय जनन अंग। तो लिख सकते हैं अपन द्वितीयक जनन अंग। तो हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं भाई, प्राथमिक जनन अंगों को छोड़कर अन्य सभी अंग द्वितीयक जनन अंग कहलाते हैं। अब देखिए सबसे पहला अपन मान लेते हैं वर्षण कोश। तो देखिए वर्षण कोश क्या होता है भाई, जिस कोश में वर्षण एकत्रित रहते हैं या वर्षण स्थिर रहते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन, वर्षण कोश। तो देखिए वर्षण कोश, तो लिखेंगे जिस थैली नुमा भाग में वर्षण स्थिर रहते हैं वर्षण कोश कहलाता है। ये शरीर से बाहर स्थित होते हैं। और देखो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भाई वर्षण है वो शरीर से बाहर स्थित क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए वर्षणों में निर्माण होता है शुक्राणुओं का, और शुक्राणु है वो शरीर से कम तापमान पर बनते हैं। यदि बुखार होगी तो बुखार में हमारे कभी भी शुक्राणु नहीं बनता है, क्योंकि उस समय हमारे शरीर का तापमान क्या हो जाता है भाई, ज्यादा हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं यहां वर्षण शरीर से बाहर स्थित होते हैं, क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर से कम तापमान की आवश्यकता होती है। बुखार के समय शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता है। अब देखिए वर्षण कोश के बाद में एक नलिका जा रही है, देखो शुक्र वाहिनी। तो जैसे बाल वाहिनी होती है जो बालकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती है, ठीक उसी प्रकार वो नलिका जो शुक्राणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती है उसे क्या बोलेंगे अपन भाई,
शुक्र वाहिनी, ये लेकर कहां जा रही है भाई? तो देखिए ये वर्षण से कहां लेकर जा रही है भाई? शुक्राशय तक लेकर जा रही है। तो लिखेंगे ये वे नलिकाएं होती है, दो होती है भाई, ये वे नलिकाएं हैं जो शुक्राणुओं को वर्षण से शुक्राशय तक पहुंचाती है। अब वर्षण दो होंगे तो शुक्र वाहिनियां भी दो होती है, तो मानव में दो शुक्र वाहिनियां होती है। अब देखिए शुक्राशय, तो शुक्राशय एक थैलीनुमा भाग होता है जहां शुक्राणु एकत्रित होते हैं या संग्रहित होते हैं। तो लिखेंगे यह एक थैलीनुमा भाग है जो शुक्राणुओं का संग्रहण करता है। अब देखिए इसकी भित्ति से, भित्ति मतलब दीवार से, इसकी भित्ति से तरल पदार्थ का स्रावण होता है। जो शुक्राणुओं को गति व ऊर्जा देने का कार्य करता है भाई। अब देखिए फिर शुक्राशय के बाद में आपकी आ गई प्रोस्टेट ग्रंथि। तो देखिए बहुत सी बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है। तो देखिए भाई सबसे पहले प्रोस्टेट ग्रंथि ये क्या करती है भाई? ये अखरोट के आकार की होती है। तो लिख सकते हैं यह है अखरोट के आकार की होती है। ये एक तरल पदार्थ का निर्माण करती है, जिस तरल पदार्थ को हम वीर्य कहते हैं। और देखिए ये तरल पदार्थ है वो शुक्राणुओं को गतिशील बना देता है। तो हम लिख सकते हैं यह तरल पदार्थ का निर्माण करती है जिसे वीर्य कहा जाता है। वीर्य शुक्राणुओं को गतिशील करने का कार्य करता है भाई। और देखो शुक्राणु जितने अधिक तेज गति से गतिशील होंगे, जो भ्रूण का विकास होगा या भ्रूण का निर्माण होगा वो उतना ही अच्छा होगा। तो ये प्रोटेस्ट ग्रंथि की भूमिका थी। अब देखिए उसके बाद में अपनी प्रोटेस्ट ग्रंथि, उसके बाद में अपना आ जाता है मूत्र मार्ग। तो देखिए नर में मूत्र व जनन द्रव्य यानी शुक्राणु का मार्ग एक ही होता है। इसी मार्ग से शुक्राणु शिश्न के माध्यम से मादा योनि तक पहुंचते हैं। मूत्र मार्ग। फिर देखिए अपना शिश्न, ये दोनों वर्षण के बीच में लटका हुआ एक बेलनाकार अंग होता है भाई। यह दोनों वर्षण के बीच लटका हुआ
बेलनाकार अंग होता है, इसमें हड्डी नहीं पाई जाती। यह ऊर्ध्व अवस्था में आकर मैथुन अंग का कार्य करता है। अब देखो, मैथुन जब वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मादा की योनि में शिश्न डाला जाता है और शुक्राणु मादा योनि तक पहुंचती है, इस प्रक्रिया को मैथुन कहते हैं। तो देखना, मादा योनि तक शुक्राणु पहुंचाने की प्रक्रिया मैथुन कहलाती है। जनन का विद्यार्थियों को पक्का नॉलेज होना चाहिए ताकि उनमें परिपक्वता आए और वह एक सकारात्मक एनर्जी की तरफ जाए। इसीलिए जो अध्याय है या विज्ञान के क्षेत्र में जनन का एक चैप्टर जोड़ा जाता है, जिससे जनन स्वास्थ्य और बच्चों में कोई भी नाना प्रकार की यौनिक संबंधित या जो यौन संबंधी जो बीमारियां हैं वो नहीं हो। इसलिए सरकार इस सिलेबस को साइंस में जोड़ती है, इसको अन्यथा न लिया जाए और इसे पढ़ाने में और पढ़ने में शर्म न की जाए। धन्यवाद।